हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में कल आप लोगों ने आवेश की अवधारणा की बात, विद्युत आवेशों के प्रकार की बात, किस प्रकार से हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, आवेशन की कई विधियां जो आपने पढ़ी, उसमें हमने अंत में दो महत्वपूर्ण तथ्य निकाले। और उसमें एक तथ्य यह भी था कि अगर हमें आवेश का संसूचन करना है तो हमारे पास कई प्रकार के ऐसे उपकरण हैं जिनसे हम आवेश का संसूचन कर सकते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण बल की बात, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, किस प्रकार से सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। आज हम इसी संदर्भ में आवेश का संसूचन किस प्रकार से किया जा सकता है, या आवेश में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आवेश के गुणधर्म क्या क्या हैं, आवेश का मात्रक, विमा, इस तरह की बातें आज के हम इस मॉड्यूल में करेंगे। तो निश्चित रूप से इसे करने से पहले जब हम आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात करते हैं तो मेरे पास दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, दो आवेश है हमारे पास Q1 और Q2, और प्रश्न ये कहता है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। तो आप ये बताएं कि इनमें आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल। इसका बिल्कुल उलट, अगर मैं ये कहूं कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, इस स्थिति में इन पर आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल। चूंकि गणितीय संकल्पनाएं आप लोग समझ रहे हैं, ग्रेटर देन 0 का अर्थ सीधा सीधा है कि ये जो दोनों आवेशों के मान हैं, वो मान और इनकी प्रकृति, अगर मैं Q1 को ऋणात्मक लूं और Q2 को भी ऋणात्मक लूं तो निश्चित रूप से इनका जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा, जो कि इस प्रॉपर्टीज को संतुष्ट कर रहा है। या फिर मैं दोनों को धनात्मक लेता हूं तो भी इनका जो गुणनफल होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। परंतु अगर मैं एक आवेश को धनात्मक और एक आवेश को ऋणात्मक लेता हूं तो निश्चित रूप से उसका गुणनफल लेस देन 0 अर्थात ऋणात्मक होगा। इससे हमें यह पता चला कि Q1 और Q2 दोनों आवेश सजातीय हैं, समान प्रकृति के हैं, और हम ये बात कर चुके हैं कि अगर सजातीय आवेश है तो दोनों में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। बिल्कुल इसी तरह की बात हम यहां कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों का गुणनफल ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह हुआ कि निश्चित रूप से इन दोनों में से कोई एक अगर धनात्मक आवेश है तो दूसरा ऋणात्मक है। अगर मैं Q1 को ऋणात्मक आवेश मानता हूं तो निश्चित रूप से Q2 धनात्मक है, तब इनका मान लेस देन 0 है अर्थात ऋणात्मक है। अर्थात ये दोनों जो आवेश हैं ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं या विजातीय आवेश हैं। और हम लोग ये बात प्रयोगों के आधार पर या पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए के आधार पर कह सकते हैं कि अगर दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत है तो इनमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। तो यहां पर ये दोनों प्रश्न, छोटे छोटे ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक और तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। यदि Q1 प्लस Q2 बराबर 0, यह आपको क्या सूचित करता है? तो निश्चित रूप से आप ये देखें कि यदि Q1 प्लस Q2 बराबर 0 है तो इसका अर्थ यह हो गया कि Q1 बराबर माइनस Q2, अर्थात जो दोनों आवेश हैं दोनों का परिमाण समान है परंतु प्रकृति विपरीत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हम संरक्षण की बात करते हैं, आवेश संरक्षण का मतलब कि जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है क्रिया से पहले, क्रिया के बाद। बहुत छोटे छोटे ऐसे प्रश्न जब आप इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो अपने मन में वो कल्पनाएं करते हैं
कि इसका संबंध हम कहां से करें। आज हम ये इन प्रश्नों के अलावा, जैसा कि हमने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी द्वारा, वोल्टामीटर द्वारा, प्रक्षेप धारा मापी द्वारा इस तरीके से बात की थी कि हम आवेश का संसूचन कर सकते हैं, तो आज हम आवेश के संसूचन के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी जो आवेश का संसूचन करता है, बहुत ही सुग्राही युक्ति है, और इस सुग्राही युक्ति के द्वारा हम आवेश का परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं, आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए ये मैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का यहां पर एक नामांकित चित्र बनाता हूं, जिससे आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये मैंने एक कांच की बोतल ली है, जिसमें हमने एक ये कॉर्क लगाया है, और इस कॉर्क में हमने एक धातु की छड़ ली है। अगर हम घर पर भी इसे बनाना चाहें तो निश्चित रूप से इसे बना सकते हैं, एल्यूमिनियम की पत्ती ले लें। ये हमने जो नाम रखा था स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ये नीचे की तरफ ये स्वर्ण की पत्तियां हैं, पन्नियां हैं, और यहां पर हमने एक धात्विक डिस्क लगाई है। ये हमने कुछ चीजें इसमें ली हैं। यहां पर मैं भू संपर्कित के लिए, ये अर्थिंग के लिए लगाता हूं। इसे अगर हम नामकरण करें तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे, सबसे ऊपर हमने ये धात्विक डिस्क लगाई है। इसके बाद आप ये देखें, जब धात्विक डिस्क पर हम आवेश की जानकारी करने के लिए कोई छड़ यहां से स्पर्श कराएंगे, तब किस तरह से वो आवेश संचरित होगा, आवेश स्थानांतरित होगा, इसमें ये हमने कॉर्क लगाया है। ये स्वर्ण पत्र है, ये हमने भू संपर्कण किया है। ये कांच की एक बोतल ली है, धात्विक छड़ ली है, ये धात्विक छड़ है, और ये कांच की बोतल है। देखें, हमें आवेश का संसूचन करना है, आवेश की पहचान करनी है, या आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, तो हम जो हमारे पास आवेशित वस्तु है, चाहे उस पर धनावेश हो या ऋणावेश हो, हम उस छड़ को इस धात्विक डिस्क से स्पर्श कराते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल हमारे आवेशन की जो विधियां थी, उनमें एक विधि पढ़ी थी, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। जैसे ही इस छड़ को, आवेशित छड़ को इस धात्विक डिस्क से स्पर्श कराएंगे, तो निश्चित रूप से यह आवेश इस धातु की छड़ से होता हुआ स्वर्ण पत्र पर, दोनों पर वितरित हो जाएगा। आप ये समझ रहे हैं, चूंकि दोनों पत्तियों पर आवेश की प्रकृति समान है, सजातीय आवेश है, तो निश्चित रूप से ये जो पत्तियां हैं, प्रतिकर्षण के कारण अब ये फैल जाएंगी। क्लियर है? अगर मैं धनावेशित छड़ की जगह ऋणावेशित भी लेता तो वही काम होता, क्योंकि यहां पर दोनों पत्तियों पर आवेश फिर सजातीय होता, चाहे वो ऋणात्मक ही आवेश होता, तब भी इन पत्तियों में अपसरण होता या फैलाव होता। अब थोड़ा सा अगर हम ये सोचें कि ये जो हमारा आवेश है, अगर ये आवेश का परिमाण कम है, तो निश्चित रूप से यहां पर भी जो आवेश स्थानांतरित हो रहा है वो भी कम होगा, तो इन पत्तियों का जो फैलाव होगा वो पहले की अपेक्षा कम होगा। अर्थात जैसे जैसे हम इस आवेश का परिमाण बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इन पत्तियों का फैलाव बढ़ता जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं यहां पर कोई एक स्केल से पैमाना बना दूं, तो हमें यह पता चल गया कि ये जो पत्तियों का फैलाव होगा, अपसरण होगा, वो विद्युत आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा। क्लियर है? अगर आवेश का परिमाण अधिक होगा, पत्तियों का फैलाव ज्यादा होगा, आवेश का परिमाण कम होगा, पत्तियों का फैलाव कम होगा। अब बात यह हुई कि ये चालन के द्वारा
किस तरीके से ये आवेश इस धात्विक डिस्क से होता हुआ इन पत्तियों तक पहुंचा। इसके लिए हमें केवल एक बात समझनी चाहिए, और उसके लिए हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, विद्युत विभव। उसमें हम ये कहते हैं कि अगर मान लो कोई दो वस्तुएं हैं और इन दोनों वस्तुओं में मान लेता हूं मैं इस पर आवेश धनात्मक है, ये उदासीन है, और अगर मैं चालन या स्पर्श की बात करूं, दोनों को स्पर्श कराएं, तो निश्चित रूप से ये आवेश इस ए चालक से बी चालक पर स्थानांतरित होगा। कारण ये कि हमें ये पता है कि ये जो धनावेश है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर विद्युत विभव या यहां पर विद्युत विभव का परिमाण कितना होगा। सामान्य रूप से हम लोग बहुत छोटी कक्षाओं में भी ये बात कह चुके हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्लियर है? विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित हुई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा है प्रवाह की, वो विद्युत धारा की दिशा के विपरीत। तो आप देखें, दो तीन चीजों में अंतर संबंध बनाएं। एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ए से बी की ओर। यहां मैं लिख देता हूं विद्युत धारा। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बी से ए की ओर। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ऋणात्मक। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो ऋणावेश है, यहां पर अगर मैं कहूं कि ये ऋणावेश है, तो ये बी से कहां जा रहा है? ए की ओर। वही बात अगर मैं यहां कहता कि ये निरावेशित है और ये ऋणावेशित है, तो निश्चित रूप से आवेश का प्रवाह कहां होता? बी से ए की ओर। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आवेश का प्रवाह होता है वो किस विभव से किस विभव की ओर? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब आप ये देखें कि जब मैं धनावेश की बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से उच्च विभव ए पर है, बी पर निम्न विभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवेश का प्रवाह ए से बी की ओर होगा। जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से बी पर ऋणात्मक विभव है। अब भी उच्च विभव कहां है? ए पर। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम ये कह रहे हैं कि ऋणात्मक विभव है, अब ये आवेश किधर चलेगा? तो ऋणावेश किधर से चल रहा था? बी से ए की ओर। निश्चित है। तो जो धनावेश प्रवाहित होगा वो ए से बी की ओर, और ऋणावेश प्रवाहित होगा बी से ए की ओर। ये छोटी छोटी बातें आप लोग इस संदर्भ में भी देखें। सेकंड बात हमारे पास ये आई कि हमने आवेश का परिमाण तो ज्ञात कर लिया, पर अब मुझे ये कैसे पता चले कि आवेश की प्रकृति क्या है? क्योंकि मैं अगर धनावेशित छड़ को स्पर्श कराता हूं तब भी इसमें अपसरण होता है, फैलाव होता है, और अगर ऋणावेशित वस्तु को इससे स्पर्श कराता हूं तब भी वही प्रक्रिया होती है। प्रकृति फिर कैसे ज्ञात हो? इसका अर्थ यह हुआ, मान लेते हैं हमने कोई एक आवेश की छड़, चाहे वो धनावेश मान लें या ऋणावेश, हमने पहले इस धात्विक छड़ से स्पर्श कराई, निश्चित रूप से इन पत्तियों में फैलाव होगा। क्लियर है? पहला प्रयोग। अब हमें किसी एक अन्य छड़ पर आवेश की उपस्थिति की जानकारी करनी है, प्रकृति कैसी है। अब मैंने वो जो सेकंड छड़ थी, उस सेकंड छड़ को मैंने इस धात्विक डिस्क से स्पर्श कराया। आप समझ गए होंगे कि अगर इन पत्तियों का फैलाव कम हो गया, पत्तियां संकुचित हो गई, इसका अर्थ ये जो हमने दूसरी छड़ यहां स्पर्श कराई है, इस पर पहले से विपरीत प्रकृति का आवेश है। जैसे मैंने पहले धनावेशित छड़ ली थी, तो निश्चित रूप से इस पर आवेश होगा ऋणावेशित। और यदि इन पत्तियों का फैलाव बढ़ गया तो अवश्य ये जो दूसरी छड़ थी, इस पर समान प्रकृति का आवेश है जो पहले इस पर उपस्थित था। तो इस प्रकार से स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक बहुत ही अच्छा संसूचक है आवेश की प्रकृति के बारे में जानकारी करने के लिए, आवेश के परिमाण के बारे में जानकारी करने के लिए। ये जो हम विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं, अब
विद्युत आवेश का जो मात्रक है, देखें मात्रक आप कहां से ला सकते हैं, तो आपने 9th 10th में एक विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी है, और विद्युत धारा में आपने ये देखा भी है कि जो हमारी मूल भौतिक राशि हैं उनमें विद्युत धारा भी एक मूल भौतिक राशि है। तो विद्युत धारा की जो परिभाषा थी, जिसमें हम ये कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, तो निश्चित रूप से विद्युत धारा में हम जब सूत्र व्युत्पत्ति करते हैं तो उसमें हम कहते हैं आवेश प्रवाह की दर समय के साथ आवेश में परिवर्तन। इसका अर्थ ऊपर हमारे पास आवेश और नीचे हमारे पास समय, आवेश प्रवाह की दर या आवेश में समय के साथ परिवर्तन। मुझे आवेश का मात्रक ज्ञात करना है, तो निश्चित रूप से जब मैं वज्र गुणा करता हूं तो मुझे आवेश का मात्रक ज्ञात हो जाता है, क्योंकि अब हमारे पास आवेश विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। ऐसा ही मात्रक की मैं बात कर रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप लोगों ने देखा है, एमकेएस पद्धति में देखा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा एम्पियर गुणा सेकंड। इसका हमने एक नाम रख दिया है और इसका नाम हमने रख दिया कूलाम, अर्थात इसका एसआई मात्रक विद्युत धारा का क्या है, कूलाम। ये जो हमने मात्रक निकाला है, हम विमा भी याद कर सकते हैं। विमा के लिए मुझे किस किस की विमा चाहिए, ये भी मूल भौतिक राशि है और समय भी मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा को हम विमा में ए से व्यक्त करते हैं, समय को टी से व्यक्त करते हैं। दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो इसकी जो विमा हमें प्राप्त होती है, विद्युत धारा की और समय की विमा का गुणनफल किया है, तो विद्युत आवेश की विमा M0 L0 T1 A1, ये हमारे पास विमा है। ये जो हमने मात्रक ज्ञात किया था ये एसआई मात्रक था। अगर हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस पद्धति में इसमें हमने कूलाम लिखा है, वहां पर हम काम में लेते हैं स्टेट कूलाम। ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है और स्टेट कूलाम और कूलाम में संबंध, क्या संबंध होगा, यहां पर स्टेट कूलाम और कूलाम में संबंध लिखें, इससे हम ESU भी लिखते हैं, कभी कभी हम इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU स्टेट कूलाम। ये सीजीएस मात्रक है, ये एसआई या एमकेएस मात्रक है। एक अन्य मात्रक भी केमिस्ट्री में प्रचलन में, अपने यहां बहुत कम काम में आता है, फैराडे। फैराडे को भी हम आवेश के मात्रक के रूप में काम में लेते हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें, फैराडे और फेरेड दोनों में अंतर है। ये मैंने लिखा है फैराडे, तो एक फैराडे में 96,500 कूलाम, ये आवेश के मात्रक है। तो आवेश के मात्रक आप लोगों ने देखे, चाहे वो एसआई मात्रक है या सीजीएस मात्रक है या एक अन्य मात्रक जो हम इन पद्धतियों से इतर भी काम में ले लेते हैं, और वो मैंने लिखा है फैराडे। इस प्रकार से आप ये देखें कि ये जो आवेश है एक अदिश राशि है। अब इस आवेश के और कौन कौन से महत्वपूर्ण गुणधर्म है, इनकी जानकारी करते हैं कि आवेश के और कौन कौन से महत्वपूर्ण गुणधर्म है। तो मैं समझता हूं कि आवेश के मात्रक, चाहे वो एसआई की बात हो, चाहे उसकी विमा की बात हो, या हम आवेश के अन्य गुणधर्मों के बारे में जो बात कर रहे हैं, बहुत विस्तृत रूप में न जाकर बहुत सी चीजें जो आप लोगों ने पूर्व में भी पढ़ रखी हैं या अन्य किसी केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी हैं, उसे ही लेते हुए अब हमारे पास आवेश के गुणधर्म की हम बात करेंगे। और मैं मुख्यतः 4-5 गुणधर्मों की बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, कारण आप उन चीजों को समझ रहे हैं और वो हमारे न केवल इस चैप्टर में बल्कि अन्य चैप्टरों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आवेश के ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। सबसे पहला, जिसे हम कहते हैं आवेश की योज्यता। नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आवेशों की योज्यता। इसका अर्थ ये हुआ, हमारे पास जो आवेश है वो किस प्रकार की राशि है, अदिश। क्लियर है। नंबर 2, ये जो आवेशों की योज्यता की बात है, इसका अर्थ ये है कि जो आवेश है इसका हम योग कर सकते हैं। अब योग किस प्रकार कर सकते हैं, तो आप लोगों ने वास्तविक संख्याओं का योग किया होगा। तो बिल्कुल जो वास्तविक संख्याएं हैं उनका जिस तरीके से हम योग करते हैं उसी तरीके से हम इन आवेशों का भी योग कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं का योग करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो केवल एक बात कि जब हम वास्तविक संख्याओं का योग करते हैं तो उचित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे चिन्ह का मतलब, कि जैसे अगर मान लो कई आवेश हैं, ये कोई निकाय है और इस निकाय में ये +4Q आवेश है, -3Q आवेश है, +5Q आवेश है, -2Q आवेश है, +Q आवेश है, और हमें इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है। तो योगात्मक नियम क्या कह रहा था, बोले आप, कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर है। बीजगणितीय आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार आप वास्तविक संख्याओं को बीजगणित में जोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर मैं इसमें कुल आवेश की गणना करूं तो आप देखें इसमें कुल आवेश कितना हुआ, इस निकाय का कुल आवेश, तो उचित चिन्ह का उपयोग करते हुए +4Q, -3Q, +5Q, -2Q, +Q। जैसा कि आप बीजगणित में करते हैं, वास्तविक संख्याओं का योग करते हैं, इसमें प्लस की वैल्यू देखें, ये तीनों प्लस के मान है, 4Q, 5Q और 1Q, मतलब 10Q, और माइनस के आपके पास कितने, 5Q। तो इसका मतलब हमारे पास अब टोटल आवेश कितना बचा, प्लस का 5Q। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना हुआ, प्लस का 5Q। अच्छा, आप ये देखें, जिस प्रकार आवेश अदिश राशि है, एक और अदिश राशि है जो लगभग हम इससे कंपेयर करते हैं, द्रव्यमान। दोनों अदिश राशियां हैं, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर। बताएं आप मुझे क्या अंतर हो सकता है आवेश में और द्रव्यमान में, और विशेषकर जब मैं योज्यता की बात करता हूं उस समय आप इन दोनों में क्या अंतर करेंगे, सोचें। दोनों अदिश राशियां हैं, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान को भी हम बीजगणितीय योग कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है कि हम आवेश में दो तरह के आवेश की बात करते हैं, धनावेश और ऋणावेश, जबकि द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम आवेशों की योज्यता की बात करते हैं तो आवेशों का जो योग किया जाता है, बस केवल ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो उचित चिन्ह हम लगा रहे हैं, चाहे वो प्लस है या माइनस। ये हमारा पहला आवेशों का गुणधर्म था। एक महत्वपूर्ण गुणधर्म और वो महत्वपूर्ण गुणधर्म है आवेश की निश्चरता। इस निश्चरता का मतलब क्या हुआ, ये क्या गुणधर्म है, इसके लिए हमें केवल ये समझना है कि जो आवेश है उसमें दो तरह की बात मैं कहूं। नंबर एक, कि जो आवेश होता है वो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। कोई भी निर्देश तंत्र हम ले सकते हैं, तो इसका मतलब निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं कर रहा, और निर्देश तंत्र से स्वतंत्र। ठीक है, ये बात हमारी समझ में आई। पर निश्चरता का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, तो आप एक छोटा सा उदाहरण देखें। कोई भी आवेश है और इस आवेश को मैंने इसका मापन किया। जब हम इसका मापन कर रहे हैं तो इस आवेश का मापन जो प्रेक्षक कर रहा है,
ये प्रेक्षक है और इस प्रेक्षक ने इस आवेश का मापन किया और ये मापन दोनों इस समय स्थिर अवस्था में और आवेश ज्ञात हुआ Q। क्लियर है? ये कब हमने निकाला? स्थिर अवस्था में। अब दूसरी स्थिति में हमने प्रेक्षक को गतिशील कर दिया। अब गतिशील दो तरीके से हो सकता है, आवेश की ओर या आवेश के विपरीत दिशा में, या प्रेक्षक को स्थिर कर दिया, आवेश को गतिशील कर दिया। दोनों दिशाएं कहीं भी हो सकती हैं, या हमने प्रेक्षक और आवेश दोनों को गतिशील कर दिया। इस स्थिति में ये हमने विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में आवेश का मापन किया था, पुनः हमने गतिमान अवस्था में आवेश का मापन किया। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों मान समान है। क्लियर हो गया आपके सामने कि चाहे वो Q स्थिर अवस्था में निकाला जाए आवेश का मान या Q गतिमान अवस्था में निकाला जाए, दोनों का मान बराबर। अर्थात आवेश का जो हम मापन कर रहे हैं वो आवेश की गति पर निर्भर नहीं कर रहा, प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं कर रहा। तो मैंने दो बातें कही, निर्देश तंत्र से स्वतंत्र है। नंबर 2, गति का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, आवेश वही का वही नापा जाएगा, गति का प्रभाव नहीं। ये लें। अब ये हमने बात क्यों की है, इसका एक मूल कारण है, यहां हमने ये गुणधर्म क्यों लिया। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, जब कैथोड किरणों की बात हुई, कैथोड किरणों में एक मान ज्ञात किया थॉमसन ने, और वो था विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं कहूं, वो था हमारे पास E/m। यहां पर अगर मान लो मैं आवेश की बात करता हूं Q, तो विशिष्ट आवेश हुआ Q/m। अगर गतिशील अवस्था की बात कर रहे हैं उस स्थिति में, अब गतिशील अवस्था में भी एक शर्त लगा रहा हूं कि जब उस कण का वेग प्रकाश की कोटि के लगभग बराबर है। देखा, मैंने शर्त लगाई है कि ये प्रकाश का वेग है, ये उस आवेशित कण का वेग है, तो निश्चित रूप से इस स्थिति में जो हमारे पास द्रव्यमान है, इसका मान विराम द्रव्यमान, जैसे आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे भी, उसे मैं m0 से व्यक्त कर रहा हूं, ये द्रव्यमान का मान इससे बहुत अधिक होगा। परंतु अभी हम क्या कह रहे थे कि जो आवेश है Q, इस आवेश के मान पर इस गति का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो स्थितियां आई जब उस कण का वेग, आवेशित कण का वेग प्रकाश के वेग की कोटि के लगभग बराबर है, तब हमने ये कहा कि द्रव्यमान में तो बहुत अधिक वृद्धि होगी, परंतु आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि Q/m, चूंकि m के मान में तो अत्यधिक वृद्धि हुई, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो निश्चित रूप से ये टोटल मान जिसे हम कह रहे हैं विशिष्ट आवेश, इसका मान बहुत कम हो जाएगा। ये कौन सा सिद्धांत है? ये है विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत। तो विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या कह रहा है कि विशिष्ट आवेश, अगर आवेशित कण गतिशील है तो द्रव्यमान में बहुत अधिक वृद्धि होने से विशिष्ट आवेश में बहुत कमी होगी। ये हमारा दूसरा गुणधर्म था। और इसी संदर्भ में अगर हम तीसरी बात करें, आवेश के गुणधर्म में ये निश्चरता की बात थी। तीसरी बात आवेश संरक्षण। आप समझ गए होंगे, नाम से ही क्लियर है कि आवेश संरक्षित होता है। अब संरक्षित कैसे, इसके लिए थोड़े 2-3 आपको उदाहरण देखने पड़ेंगे कि आवेश संरक्षित कैसे होगा। विद्युत आवेश का संरक्षण, इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि अगर कोई ये विलगित निकाय है, इस विलगित निकाय में जो कुल आवेश है,
संरक्षण, कोई क्षरण नहीं होगा। क्लियर? इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी प्रक्रिया हो, कोई भी अनुक्रिया हो, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन हो, इस कुल आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवेश संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि कोई भी विलगित निकाय का कुल आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे कोई भी अनुक्रिया हो। इसका अर्थ कि जितना आवेश प्रक्रिया या अनुक्रिया के पूर्व था, बिल्कुल उतना ही आवेश प्रक्रिया या अनुक्रिया के संपन्न होने के पश्चात होगा। कैसे? कुछ उदाहरण देखें जो हमने पिछली क्लास में भी अभी उदाहरण दिए थे, उन उदाहरणों के आधार पर भी हो सकता है। कैसे? हमने एक उदाहरण लिया था कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। क्लियर है? क्या हुआ था इसमें? घर्षण में यह हुआ था कि जब हमने दोनों को रगड़ा था, घर्षण कराया था, कांच की छड़ पर धनावेश आ गया था, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। कारण हमने देखा भी था कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। अब वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे हुआ होगा? क्लियर है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे कहां? रेशम के कपड़े पर, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इस पर आवेश कैसा हुआ? धनावेश। और उसी परिमाण में इस पर क्या आया? ऋणावेश। अगर मैं एक वियुक्त निकाय लूं, कांच की छड़ प्लस रेशम का कपड़ा, देखें इस घर्षण से पूर्व टोटल आवेश कितना है इस निकाय पर? 0, दोनों उदासीन है। घर्षण के पश्चात अब देखें टोटल आवेश कितना है? जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, इसका मतलब उदासीन। टोटल कितना हुआ आवेश? 0। तो योगात्मक में भी हम ये कह रहे थे कि अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश 0 है तो वो वस्तु उदासीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात दोनों स्थितियों में आवेश समान। ये हमने उसमें एक उदाहरण दिया, पर इस उदाहरण के अलावा भी अब आप देखें एक उदाहरण कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों आपस में टकराते हैं, और टकराने पर ये मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, ये गामा विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकल रहे हैं जिनकी ऊर्जा होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका उलट करें, ये जो विकिरण है, इन विकिरणों से युग्म उत्पादन होता है, और युग्म उत्पादन इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। दोनों स्थितियों में आप देखें, चाहे वो पहली प्रक्रिया है चाहे वो दूसरी प्रक्रिया, क्रिया से पूर्व कुल आवेश ये माइनस ये प्लस टोटल मिलाकर 0। इस साइड में आप देखें क्रिया के पश्चात यहां पर भी ये उदासीन है 0, अर्थात यहां भी आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। और भी कई उदाहरण अपने पास हैं, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी की बात करें, नाभिकीय भौतिकी की बात करें, हर जगह आप देखेंगे कि आवेश क्रिया से पहले और आवेश क्रिया के पश्चात। कोई एक उदाहरण ले लें, रेडियो एक्टिविटी का ले लें। जैसे आपने रेडियो एक्टिविटी में देखा है कि अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन होता है, और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है, हो सकता है वो रेडियो एक्टिव हो सकता है वो रेडियो एक्टिव नहीं हो। तो हम ये देखेंगे कि दोनों साइड में जो आवेश हैं वो कितने होंगे। तो एक उदाहरण इसका भी ले लेते हैं। आप लोगों ने अल्फा उत्सर्जन में ये देखा है, यूरेनियम 238, और इस यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ। अल्फा कण का मतलब हीलियम का नाभिक, मतलब 2He4। अब निश्चित रूप से यहां पर जो नया नाभिक बना है वो परमाणु क्रमांक की बात करें, द्रव्यमान संख्या की बात करें, तो वो कितना होना चाहिए?
तो यहां पर जो बना वो है थोरियम, ये 92, 90, 234। अब आप इस उदाहरण को देखें, क्रिया से पहले कुल आवेश देखें, कुल आवेश कितना है 92 ई, तो Q इनिशियल 92 ई, Q फाइनल 90 प्लस 2 कितना हुआ 92। क्लियर है? इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहां पर देख रहे हैं कि आवेश संरक्षण में न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बस केवल क्या कर सकते हैं, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम स्थानांतरित कर सकते हैं। अंतिम इसकी जो प्रकृति है जिसका आप उपयोग इस अगले चैप्टर में भी हम करेंगे, और वो है आवेश का क्वांटीकरण। समझ गए होंगे आप क्वांटम किसे कहते हैं, क्वांटित राशियां कौन सी होती हैं, क्वांटम की प्रक्रिया क्या होती है, कौन सी भौतिक राशियां हैं जो क्वांटित हैं और कौन सी भौतिक राशियां हैं जो सतत हैं। तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण जो इसका जिसका हम इस चैप्टर में ही अन्य स्थानों पर भी बहुत उपयोग करेंगे, जैसा जब आप सतत आवेश वितरण की बात करेंगे तब भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा जो गुणधर्म है वो है आवेश का क्वांटीकरण। नाम से आप लोगों को क्लियर है, पहले आपको केवल ये समझना है ये क्वांटित राशियां कौन सी, किसे हम कहते हैं क्वांटम। आवेश का क्वांटीकरण आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भौतिक राशि है और इस भौतिक राशि का आदान प्रदान अगर सतत नहीं है, विविक्त रूप में, दोनों का अर्थ समझ जाएं, जो हम इस भौतिक राशि का आदान प्रदान कर रहे हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, या तो ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो सतत नहीं है, उसका हर मान संभव नहीं है। उसके कैसे मान संभव है, विविक्त, कुछ मान संभव है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये राशि कैसी कहलाती है, क्वांटित। और ये जो राशि क्वांटित हुई, इस क्वांटित राशि में जो हमारा सूक्ष्मतम मान है, न्यूनतम मान है, जिसका इस प्रक्रिया में आदान प्रदान होता है, न्यूनतम मान जो इसमें आदान प्रदान होगा, उस न्यूनतम मान को हम कह देते हैं क्वांटम। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, उदाहरण जैसे इस समय की मैं बात करूं, वर्तमान परिवेश की, तो आप ये देखें जो हमारे पास मुद्रा का लेन देन है रुपए के द्वारा, पैसे इस समय बहुत कम चल रहे हैं, तो अगर मैं केवल रुपए की बात करूं तो आप देखें सबसे छोटी राशि है हमारे पास 1 रुपया, फिर 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। अगर मैं किसी को आदान प्रदान करूंगा तो मैं 1 रुपये दे सकता हूं, 2 दे सकता हूं। इसका मतलब जो भी राशि मैं स्थानांतरित करूंगा या लूंगा वो 1 का पूर्ण गुणज होगी। क्लियर है? चलो मान लेते हैं हम पैसे भी चल रहे हैं, और पैसे में भी हम ये मान लेते हैं 50 पैसे का सिक्का चल रहा है, 25 पैसे का भी सिक्का चल रहा है। क्लियर है? तो 25 पैसे का सिक्का चल रहा है, तो अब मैं जो राशि का स्थानांतरण करूंगा, या तो उसे दूंगा या उससे लूंगा, तो मैं अब किस तरीके से करूंगा, 25 पैसे के गुणज। जैसे मैं उसे 1 रुपये 50 पैसे दे सकता हूं। क्लियर है? क्योंकि 25 पैसे का गुणज है। पर अगर कोई मुझसे ये कहे कि 1 रुपये 40 पैसे दें, तो निश्चित रूप से यह संभव नहीं है। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि वो किस तरह की राशि हुई, क्वांटित। और जो उसका न्यूनतम मान है जिसका हम आदान प्रदान कर रहे हैं, उस मान को हम क्या कह रहे हैं, क्वांटम। तो इस क्वांटम मान को कहें या क्वांटित राशि को कहें, तो आप ये देखें कि जब हम 2 कुचालक पदार्थ ले रहे थे, एक कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, और हमने जब इनको घर्षण कराया, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, और जब आपने देखा कि इनका हमने जब घर्षण कराया तो किस चीज का आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉन का। ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन इस पर गए, वो किस प्रकार गए, पूर्णांक के रूप में गए।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर जो स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का हुआ वो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा। इसका मतलब इस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, Ne। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, प्लस भी हो सकता है आवेश, माइनस भी हो सकता है। और जो n का मान मैंने कहा है वो कितना हो सकता है, कोई भी पूर्णांक मान में लिख देता हूं, 1 2 3 कोई सा। अर्थात आप समझ गए होंगे कि इसके लिए आवेश के लिए जो क्वांटम मान है वो कितना हुआ, 1e इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इस इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग, और मिलीकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग में जब इसकी गणना की तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसका मान स्मॉल ई का मान 1.6, थोड़ा सा आपको ध्यान आ रहा होगा, 1.6, थोड़ा सा और मैं इसे पूरा लिख दूं, 021 into 10⁻⁻19 कूलाम। सामान्य रूप से हम इसे काम में लेते हैं 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये आवेश का क्वांटम मान है, मतलब किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो इसका पूर्ण गुणज होगा। कभी ये नहीं हो सकता कि किसी वस्तु पर मैं पूछूं कि आवेश कितना है और आप ये कहते हैं 1.2e, संभव नहीं है। इसका मतलब कोई ये कहता है कि आपके इस वस्तु पर आवेश कितना है, तो या तो वो 1 ही होगा या 2 या 3 या 4 प्लस या माइनस। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो आवेश है वो कैसी राशि है, क्वांटित राशि है। पर अब आप देखें, जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं और विशाल पैमाने पर जब विद्युत का अध्ययन किया जाता है तो ये जो आवेश की कणीय प्रकृति है, क्वांटम प्रकृति है, ये लुप्त हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये लुप्त कैसे? लुप्त इस तरीके से कि ये जो आवेश का मान है ये बहुत ही अत्यंत कम है, और अत्यंत कम होने से आप समझ रहे होंगे कि जब किसी भी तार पर, किसी भी वस्तु पर आवेश है, अगर मैंने ये कह दिया 1 कूलम आवेश है इस पर, तो आप सोचें अगर मैंने कहा -1 कूलम है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हमने इसे दिए होंगे। तो आप समझ लें 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, हमने कहा टोटल आवेश इतना है, इसका मतलब टोटल कितना हुआ। तो मुझे क्या करना है, 1 कूलम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, इसमें 1.6 into 10⁻⁻19 का भाग, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों, मेरे पास यहां पर आवेश का मान था 1 कूलम, n हमें ज्ञात करना था, E का मान है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, n का मान निकालेंगे तो 1 कूलम में इस कूलम का दे दिया मैंने भाग दे लें, 16 का भाग में 100 में दे रहा हूं, 16 छिक्का 96, बचे 4, पॉइंट लगा देते हैं, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। मैंने यहां पर कितना माना था, 100, ये पॉइंट मैंने हटा दिया था, इसलिए मैंने ये कहा था कि 16, तो इसका मतलब मैंने 1 जीरो बढ़ाई, जैसे आपने यहां से पॉइंट हटाया 1 जीरो ये बढ़ गई, और 1 जीरो मैंने अपनी तरफ से 10 की घात में से ले ली, तो ये 10 की घात कितनी रही, 18। सोचें, आप कल्पना करें कि इस पतले से तार पर या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतने पास होंगे, क्या मैंने अविरत मान लेते हैं, मतलब सतत मान लेते हैं, इसलिए वहां पर जरूर कणीय प्रकृति का हम लोप कर देते हैं। परंतु आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वांटम प्रकृति इसकी होती है, पर हम कणीय प्रकृति का लोप कई स्थानों पर कर सकते हैं। सतत आवेश वितरण की बात करते हैं इस तरीके से। अब आपको 2 बातें मैं कहूं, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो निश्चित रूप से उसमें आवेश हो या नहीं हो निश्चित नहीं है, परंतु अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उसमें द्रव्यमान अवश्य होगा। मेरी बात क्लियर है? अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो द्रव्यमान अवश्य है, परंतु अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो निश्चित नहीं है कि उस पर आवेश होगा। जैसे उदाहरण ले, न्यूट्रॉन,
बताएं आप मुझे। द्रव्यमान है, आवेश नहीं है। अब कोई भी ऐसी वस्तु लें जो आवेशित है, जैसे आपने कहा प्रोटॉन, आवेशित कण है, आवेशित कण है तो उसमें द्रव्यमान भी है। सेकंड बात कि अगर कोई आवेश है और ये स्थिर है तो इससे उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? और अगर ये आवेश गतिशील है, गति कर रहा है, तब इसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तीसरी स्थिति, ये आवेश त्वरित है, इसका वेग परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित होंगे। तीन स्थितियां मैंने ली हैं। आवेश स्थिर, केवल विद्युत क्षेत्र, आवेश गतिशील, दोनों क्षेत्र, और आवेश त्वरित, तो दोनों क्षेत्र और साथ में विकिरण उत्सर्जन। तो मैं समझता हूं आवेशों के गुणधर्म को आप अच्छी तरीके से, चाहे वो निश्चरता हो, चाहे वो क्वांटीय प्रकृति हो, चाहे वो संरक्षण की बात हो, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत सूक्ष्मता में छोटी छोटी बातों को अगर आप समझते हैं तो कई जगह आप इनका अनुप्रयोग करेंगे, न केवल इस चैप्टर में बल्कि कई जगह पर, न केवल फिजिक्स में, अन्य सब्जेक्टों में भी आप ये देखेंगे कि इनका बहुत ज्यादा उपयोग। और हर जगह अगर आप एक बार क्लियर हैं, आवेश क्वांटित राशि है, आवेश निश्चरता का पालन करती है, आवेश की योज्यता इस तरीके से होती है, संरक्षित होता है, इस तरीके का कोई भी हम अभिक्रिया लिखेंगे, चाहे वो रेडियोधर्मी हो, चाहे वो नाभिकीय हो, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से इन बातों को समझेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप इन नोट्सों का भी अध्ययन करते रहें और बहुत सूक्ष्मता से छोटी छोटी बातों को समझें। बिल्कुल आप रटें नहीं, समझें हर बात को, और आप समझेंगे तो मैं समझता हूं कि बोर्ड की परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देते हैं तो वहां पर आप सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर धन्यवाद।